नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर वर्षों तक राजनीति हुई है और आज भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में महिला अपराधों का ग्राफ घटा है, लेकिन ड्रग तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उत्तराखंड में हर दिन औसतन 3 बच्चे गायब हुए हैं। सैकड़ों बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। आखिरकार क्यों? एनसीआरबी की रिपोर्ट से आखिरकार राजनीति में इतना बड़ा उबाल क्यों, और इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, उसका जवाब क्या सरकार के पास है? आज इस बार करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। क्राइम में भी जो है हमारे कुछ मामले जो है इसमें हालांकि इसमें शिकायतें जो है लगातार बढ़ी है। साइबरों की शिकायतें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पुलिस ने इस दौरान काफ़ी एक्टिवेट रही है। और जो वर्ष 2024 में एकदम से जो राइजिंग ट्रेंड था, थोड़ा सा उसमें लगाम लगाया, केसेस हमारी कुछ कमी आई है। या तो पुलिस ने अवेयरनेस भी अच्छा किया है और कुछ एनफोर्समेंट, दोनों की बदौलत, अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट, थोड़ा केसेस पे लगाम लगाया। 24 में एकदम से शूट आउट था, तो इसमें पुलिस ने जो है अभी चार्जशीट भी केसेस को किया है, कुछ कन्विक्शन भी हुए हैं। तो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग जेल भी गए, इवन साइबर क्राइम के कुछ केस में तो डेथ सेंटेंस भी अवार्ड हुआ है बंगाल में वगैरह। तो अब साइबर क्राइम में कोर्ट भी बड़े एक्टिवेट हो गए। आईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 2024 में महिलाओं के प्रति होने वाले कुल अपराधों में 12% की कमी आई है। वर्ष 2022 में 4,337 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन वर्ष 2023 में 3,808 और 2024 में ये मामले घटकर 3,342 रह गए। इनमें हत्या के मामले में वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में 1.75% की कमी आई है। केवल 56 मामले हत्या के दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के मामले में 2024 में 2023 की तुलना में 20% की कमी आई है। ओवरऑल जितने केसेस आए जो हमने सॉल्व किया, ओवरऑल जो पब्लिक को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक के पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छे रैंकिंग में हम 3rd पोजीशन में है डीएस डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के इसमें, डीएससीआई के इसमें। तो इसमें हम लोग और भी चुनौती है, लेकिन पुलिस के सामने जो है एनडीपीएस में भी हमने जो है हाल ही में जो है सिंथेटिक ड्रग्स में अच्छी रिकवरी करी है। जो ट्रेमेडोल जो कैप्सूल्स है और एलएसडी है, एमडीए में है, इसमें पुलिस ने बहुत अच्छी रिकवरी की है। इसमें सिंथेटिक्स में प्रचलन बढ़ा है, जो नेचुरल ड्रग्स है उसमें कमी आई है। तो इसमें भी पुलिस जो है लगातार, अब हम लोग गैंगस्टर और पीट एनडीपीएस पे उसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024 में 530 अपहरण के मामले आए, जिनमें से 94% मामलों का अनावरण किया गया। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में भी 98% मामलों का अनावरण हुआ है। साइबर अपराध के प्रति उत्तराखंड में पुलिस की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना साइबर यौन अपराधों में 13% की कमी आई है। आप आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत वृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के, लड़ के, एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। आईजी ने बताया कि वर्ष 2023 में राज्य में कुल 1025 बच्चे गुमशुदा हुए, जिनमें से 729 बालिकाएं और 296 बालक शामिल थे। लेकिन पुलिस उत्तराखंड में लापता हो रहे बच्चों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल के रख दी है। महिला अपराधों की तरह ही लापता बच्चों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और
पुलिस के आला अधिकारी अब पूरे मामले पे लिपापोती करने में लगे हैं। आईजी गढ़वाल कह रहे हैं कि नहीं, ये आंकड़े सही नहीं है। अरे आंकड़े सही क्यों नहीं है भाई? एनसीआरबी कोई कांग्रेस पार्टी की संस्था है? ये भारत सरकार की संस्था है, अपराधों पे आंकड़े जारी करती है। और लापता बच्चों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है, चिंता में डालने वाली है। और लापता बच्चों की बात हम क्यों करें, ड्रग्स के मामलों में भी आज उत्तराखंड की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। रिपोर्ट की विचारणीय बात यह है कि सिंथेटिक ड्रग की तस्करी में वृद्धि दिखाई गई है। विशेष चिंता यह है कि कॉलेजों और स्कूलों के आसपास क्षेत्र नए ड्रग हॉट स्पॉट के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहीं नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स से जुड़ी बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए प्रशासन, शिक्षा संस्थान और पुलिस को मिलकर सख्त निगरानी और रोकथाम की जरूरत है। पूरी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, बट क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये एनसीआरबी के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तु स्थिति नहीं है। वर्ष तो दुष्कर्म के मामलों में 98% मामले जो दर्ज हुए, साइबर यौन अपराधों में 13% की कमी भी दर्ज हुई है। लेकिन वर्ष 2023 और 2025 के ग्राफ में कितना बड़ा अंतर हम लोग देख पाएंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। हत्या के मामलों में 7वें स्थान पर इस वक्त देवभूमि है, यानी कि पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो 7वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड आता है, हमारी देवभूमि आती है। हालांकि सवाल उठने बेहद लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो एक रिपोर्ट जारी की है वो विषय बन चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में महिला अपराधों में 12% की कमी दर्ज हुई, तो हत्या और दहेज हत्या के मामलों में भी गिरावट आई है। 2022 में 4,337 महिला अपराधों के मामले दर्ज हुए, तो 2023 में महिला अपराध में 3,808 मामले दर्ज हुए हैं। अब महिला अपराध में हत्या के मामलों में 1.75% की कमी, तो दुष्कर्म के मामलों में 98% मामलों का अनावरण भी किया गया है। साइबर यौन अपराधों में 13% की कमी, तो वर्ष 2023 में 1,025 बच्चे गुम हुए, जिसमें से 933 बरामद भी हो गए। अब हत्या के मामलों में 2.14% की कमी भी दर्ज की गई है। तो आखिरकार एनसीआरबी की 2024 की ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा देवभूमि में चर्चा का विषय क्यों बन गई है? क्योंकि यहाँ पर विषय महिला अपराधों में कमी का नहीं है, बल्कि आखिरकार सवाल ये उठ रहे हैं, ये आंकड़े जमीनी हकीकत से काफी परे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? विपक्ष के ये सवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या सरकार इन आंकड़ों के जरिए अपनी कामयाबी बताना चाह रही है, या फिर आखिरकार इस राजनीति में ये एक अहम मोड़ साबित होगा? आज इसी विषय पर कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। नवीन पेशाली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक भंडारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। पूजा बहुखंडे जी जो कि समाज सेवी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। और साथ ही साथ विजेंद्र रावत जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी आपसे करते हैं। लगातार कांग्रेस तमाम मुद्दों को उठाती आ रही है, प्रकाशित करती आ रही है, चाहे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट से परे हो और प्रदेश में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिसमें महिला अपराध हो और तमाम क्राइम्स के घटनाएं, उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन एनसीआरबी की जो 2024 का डेटा है वो इससे काफी परे नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राफ डिक्लाइन हुआ है, कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद निशी मैम। ये उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज अपराध की गिरफ्त में है। अपराध विभिन्न तरीके, आप देखो आदमी के सोच में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है और अपराध के रूप में एक शक्ल ले रहा है। महिला अपराध, ड्रग्स,
पुलिस कार्रवाई, पाक्सो जैसे गंभीर अपराध, सिंथेटिक दूध, ये ड्रग्स। तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकते। लेकिन मैं अभी गीता डाबर खन्ना, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग महिला जो थी, वो बता रही थी कि उत्तराखंड में जैसे बच्चे घूमने जा रहे हैं और शाम को घर नहीं आए, उनके घर वालों ने जाके रिपोर्ट लिख दी और अगले दिन वापस आ गए तो रिपोर्ट वापस नहीं हुई। जो भी इस तरह की बड़े दुखद है इस तरह का आरोप सरकार या पुलिस की कार्रवाई पे लगाना। आप भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है कि हम सीधे पुलिस में चले गए और रिपोर्ट लिख दी गई। 24 आवर्स का प्रोटोकॉल होता है, डेडलाइंस होती बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई बच्चा या कोई भी हमारा रिश्तेदार या सगे संबंधी कोई भी अगर शाम को गायब हो गया, हम गए, रिपोर्ट हो गई और कल वापस आ गया, हम चुप हो गए। पुलिस इस मामले में क्या करेगी? कई तरह के रिपोर्ट्स हैं। मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहां पे महिला अपराध किस तरह से बढ़ रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट और हमारे प्रदेश सरकार की रिपोर्टें बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। एनसीआरबी की कोई संस्था इस तरह से नहीं है कि जिन्होंने अपने आप रिपोर्ट बना दी होगी और हमारी प्रदेश सरकार भी ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने आप रिपोर्ट बना दी होगी। लेकिन मेल क्यों नहीं खा रही है? ये एक गंभीर विषय है। या तो कुछ चीजें छुपाने की कोशिश से है या सत्ता की इतनी लेकिन ललक हो लेकिन गई अभिषेक है। जी, लेकिन अभिषेक जी, अगर ये क्राइम का ग्राफ बढ़ता तो आप सेटिस्फाइड रहते कि प्रदेश में क्राइम हो रहा है, और अब जब घट रहा है तो आप सेटिस्फाइड नहीं है कि एनसीआरबी ही गलत है? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा किसी भी तरह से क्राइम, कोई भी क्राइम हो, चाहे हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में बिना कागजों के या कुछ भी जा रहे हैं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जा रहे हैं या कुछ भी, वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। और हम एक छोटा अपराध करते हैं तो एक बड़े अपराध को जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पे प्रदेश सरकार की जो रिपोर्टें आई वो एनसीआरबी से भले ही भिन्न हैं और उनमें कमी आई है तो कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्षी पार्टी उस पे आरोप या प्रत्यारोप लगा रही है। अच्छा है, अच्छा हो कि अपराध कम हो, लेकिन ये एनसीआरबी की रिपोर्ट से मैच क्यों नहीं कर रही है? मैं यहां पे अंकिता भंडारी, इतना बड़ा महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और आज तक भी उनके परिवारजन जो न्याय हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हुए। कई बार सरकार के नुमाइंदे वहां गए और उन्होंने विभिन्न तरीके की बात करी, ये पैसे दिए, ये इनके गांव का ये नाम दे दिया। इस तरह से ये अपराध कम नहीं होंगे ना। अनामिका शर्मा जो हरिद्वार की महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष नहीं, हरिद्वार की जिला अध्यक्ष थी भाजपा मोर्चे की, अपनी नाबालिग बेटिया के साथ उन्होंने किस तरह से दुष्कर्म करते हुए पकड़ी गई और लास्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। प्रदेश सरकार ने या पार्टी ने उनको एक सिरे से खारिज कर दिया। अपराध तो अपराध है। अपराध अगर आपने उसको समझौते के रूप में मान लिया तो अपराध खत्म नहीं हो जाता है। आज माना मैंने कोई जुर्म कर दिया और कल की डेट में मेरे उस व्यक्ति के साथ समझौता हो जाता है। बिल्कुल, तो क्राइम तो क्राइम होता है अभिषेक जी, लेकिन इस पर रोकथाम जरूर हो, ये क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं और एनसीआरबी कोई छोटी मोटी। एक मेरी बात को मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगा। अभी आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी एक आश्चर्यजनक आंकड़ा बताऊंगा आपको। पूरे विश्व में भारत 75% नकली दवाइयां सप्लाई करता है, 75%। और दूसरे नंबर पे है मिस्र जो 7% दवाइयां सप्लाई करता है और चाइना है तीसरे नंबर पे। आपको एक और घटना बताता हूं। 1940 का एक एक्ट बना था, ये अंग्रेजों के टाइम पे बना होगा। उसमें अगर आप नकली दवाई बनाते या बेचते हुए पकड़े गए, आपको 2 से 5 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना था।
अभी अभी हमारे यशस्वी जो इतने बड़े तीसरी बार की सरकार बन गई, लेकिन 8 मार्च 2023 में इन्होंने एक नया कानून बनाया जो ये 2 से 5 वर्ष की सजा थी और 20 लाख का जुर्माना था। ये इन्होंने कम करके 5 लाख का जुर्माना कर दिया। अब बताइए पैसे को क्या किससे नापा जाएगा? अगर कोई बड़ी कंपनी है उसके लिए 5 लाख क्या चीज हुई? ठीक है, मिलेनियर कंपनियां हैं, लेकिन ठीक है। अगर उन पे 2 से 5 साल या इतने साल की सजा होती तो वो भी डरता, सजा होने ठीक से है, डरता है। इस पर बातचीत करेंगे। पूजा जी, आपके पास आना चाहूंगी। एनसीआरबी की 2024 की जो रिपोर्ट आई है वो काफी सोचने वाली रिपोर्ट है और इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो पक्ष अपनी कामयाबी की यहाँ पर गुणगान गा रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हाँ, हमने क्राइम में रोकथाम की है और हमारी सरकार इसको लेकर आगे भी इस तरीके से ग्राफ को मेंटेन करके रखेगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे पूजा जी? निशी जी, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो करंट सरकार है वो हर चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन देश उनको देख रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आंकड़ों में फर्क है, तो वो आंकड़ों में फर्क इसलिए है निशी जी क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब भी कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई भी जिसके साथ अपराध हुआ होता है वो थाने में जाती है तो वहां पर पहले ही उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। 10 केस में से शायद 1 या 2 होंगे जिसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। तो आप ये जान लीजिए कि ये आंकड़े इसलिए भी फर्क है और शायद एक्चुअल फिगर्स से बहुत बहुत दूर है क्योंकि रिपोर्ट तो लिखी नहीं जाती। आज अगर आप किसी थाने में चले जाइए, एफआईआर, बिल्कुल आप सही होंगे, आपका मुद्दा सही होगा, आपके साथ अपराध हुआ होगा, तो भी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? और बाकी आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए, अपने गुणगान करते रहिए, उससे क्या महिलाओं के प्रति अपराध रुका है? क्या महिलाओं के प्रति अपराध नेगोशिएबल होना चाहिए? चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेकिन शिवसेना पूजा जी हो, 12% की चाहे कमी अन्य कोई भी इस पार्टी ग्राफ हो। में दर्ज की गई है। आप ग्राफ में दर्ज की गई कमियों में बिकॉज आपके एफआईआर ही नहीं हो रही है, आप उन्हें दर्ज ही, जब मुकदमे ही दर्ज नहीं कर रहे हैं तो ग्राफ में तो कमी हो जाएगी ना। निशी जी, आप अगर बिल्कुल ईमानदारी से एक एक केस को दर्ज कीजिए तो शायद ये आंकड़ा इतना भयावह रहेगा कि हम और आप उसको देख के ही चौंक जाएंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड देवभूमि है और कहते हैं कि यहाँ एक समय हुआ करता था कि जब लोग बोलते थे सबसे सेफ जगह उत्तराखंड है। उस वक्त हम यूपी का पार्ट हुआ करते थे, बहुत सेफ्टी हुआ करती थी। एज अ चाइल्ड मैंने बहुत सारे ऐसी घटनाएं नहीं सुनी हैं, लेकिन आज मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और मुझे अपनी बेटियों को बाहर भेजते हुए बहुत डर लगता है क्योंकि सुरक्षा तो मुझे लगता है कि एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप होएगा कुछ, आप उसको कुछ और बताएंगे। अब आप देखिए कि जो भी कुछ महिलाओं के साथ होता है, जैसे कि अभी एक लेटेस्ट कोई केस हुआ था, उसमें यह है कि महिला ने सुसाइड कर लिया, महिला अपने पे गोली मार दी, अपने को चाकू से घायल कर दिया। तो ये क्या मतलब एक डाइजेस्ट होने वाली बात है? आंकड़ों को हेर फेर करके तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मैं समझती हूँ कि महिला सुरक्षा नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसके लिए हमारा पूरा अपना योगदान ये होना चाहिए कि जो भी क्रिमिनल है उसको पनिश किया जाए और समाज में एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जाए कि हम महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध को सहन नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए बीजेपी के ही 55 एमएलएज और एमपीज, आप सोचिए इस रूलिंग पार्टी का जो आंकड़ा है वुमन अपराध में वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस आती है, तीसरे नंबर पे ममता बनर्जी जी की पार्टी आती है। आप मुझे बताइए, क्या अगर 55 एमएलएज और एमपी बीजेपी के अंदर ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, आप सोचिए फिर हम कैसे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं?
और हम जनता ये जानना चाहती है, अपने लोहा पुरुष से, अपने विकास पुरुष से, अपने उन्नति पुरुष से, जो कि शायद सदियों में एक बार पैदा हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को कभी भी नसीब होंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आपने कितनों के खिलाफ केस करे, कितनों के खिलाफ आपने जजमेंट, कोर्ट से जजमेंट आया, ठीक कितने है। लोग आज जेल के अंदर हैं? बिल्कुल पूजा जी जवाब ले लेते हैं। उनको लीपा पोती करके बिल्कुल जवाब देने के लिए नवीन जी हमारे अंकिता साथ हैं। भंडारी का ही केस देख लीजिए, आप अंकिता भंडारी का ही केस देख लीजिए मैडम, क्या हुआ है। माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, उनके आंसू आज तक नहीं थमे। उस बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, क्या हो गया? क्या आपने ऐसे किले फतेह कर लिए? आपने क्या कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की है? आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर इस केस को सॉर्ट आउट किया है? नहीं। ये चलता रहेगा, जब तक जनता भूल जाएगी तब तक एक नया केस आ जाएगा। ठीक है मैं सोचती हूँ पूजा जी जवाब कि ले अगर लेते हैं। आपने नवीन जी महिला, हमारे साथ हैं, वो इसका बखूबी जवाब दे पाएंगे। नवीन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निश्चित जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और आपने पूजा जी को भी सुना होगा। मैं चाहूंगी कि आप जवाब दीजिए। नहीं, मुझे पूजा जी की आवाज नहीं आ पाई किसी कारणवश। अगर आप थोड़ा सा सवाल पूछ लेंगे हाँ, तो शायद मैं। तो पूजा जी यही सरकार से सवाल कर रही हैं कि आखिरकार जो एनसीआरपी के आंकड़े हैं वो इतने ज़्यादा मैनिपुलेटेड हैं। ऐसा पूजा जी का और हमारे विपक्ष का भी कहना है कि जो रियलिटी है वो इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट है। यानी कि इन आंकड़ों को यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है उनमें से ऐसे आंकड़े शुमार नहीं हैं जो कि फाइल ही नहीं होते हैं। आखिरकार उन आंकड़ों को क्यों इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है? वो भी तो काउंटेबल हैं। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो सरकार ने सभी प्रकार के अपराधों को पंजीकृत करने का आदेश दिया है और मैं समझता हूँ कि वो हो भी रहे हैं। वो एफआईआर की संख्या जिस हिसाब से बढ़ती है वो दिख भी रही है, लेकिन उनके निस्तारण की जो प्रक्रिया है, सरकार के निर्देश और पुलिस प्रशासन की तत्परता, उसका कारण है कि लगातार अपराधों में कमी आ रही है। अगर जैसे राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड है, उस ब्यूरो की जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं 2024, उसमें आप देखते हैं कि उत्तराखंड में महिला अपराध में 12% की कमी आई है और जो साइबर यौन अपराध है उनमें 13% की कमी आई है। चोरी का भी जो रिकवरी रेट है वो जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे लगभग डबल का है। तो इस पूरे उसको देखते हुए ये लग रहा है कि प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती से ये काम हो रहा है। हालांकि इसमें बहुत सुधार की जरूरत इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अब हम चाहते हैं उत्तराखंड अपराध मुक्त हो, उत्तराखंड में अपराध ना हो, और जो अभी फिलहाल उतना संभव भी नहीं है कि यहाँ अपराधी ना हो, लेकिन अपराध होने के पश्चात उनका जो निराकरण हो रहा है, जब बच्चे गायब हो रहे हैं तो उनकी कितनी रिकवरी हो पा रही है, वो मैटर करता है। और उसमें कहीं ना कहीं 94%, 95% से लेकर 98% तक पुलिस उसको रिकवरी कर रही है। कुछ मामलों में हो सकता है थोड़ा देर लगे, लेकिन उसको भी निस्तारण के लिए किया जा रहा है। आज अगर बात करें तो डिजिटल जो हमारा एरा है, डिजिटल हम एरा में पहुंच चुके हैं। उसमें हर एक अपराध को दर्ज करना और अपराध का पंजीकरण करना आसान है और पुलिस उसको करती है। पुलिस टाल मटोल नहीं करती, क्योंकि पुलिस अगर टाल मटोल करती है तो पुलिस पर एक्शन होता है, आगे उसकी फिर आगे कार्रवाई होती है, आगे आप कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा भी कभी कभी एफआईआर होती है, तो बहुत सारी। लेकिन नवीन जी सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब चौकी पहुंचा जाता है, पुलिस थाने पहुंचा जाता है, तो कई ऐसे अपराध होते हैं जहां पर केस ही फाइल नहीं होता, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। नहीं, देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं तो उनमें थानों में, चौकी में नहीं बल्कि थानों में रिपोर्ट दर्ज होती है जहां थाना है। अब लेकिन चौकी आगे उसको रेफर करती है। चौकी उस पर जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी होती है वो भी करके रिपोर्ट आगे भेजती है। और कई अपराध ऐसे भी हैं कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, वो वहीं पर खारिज होते हैं। तो दोनों प्रकार की बातें इसमें हैं कि अगर कोई इस पर झूठा अपराध लगाने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसकी प्राथमिक जांच करके भी वहां पर मामले का निस्तारण होता है। और अक्सर मामलों में एफआईआर होती है और एफआईआर में चार्जशीट होती है, उनकी रिपोर्ट जाती है, आगे फिर कोर्ट में कार्रवाई भी होती है। तो इस प्रकार से पूरी एक प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है। और जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कोई हमारी और आपके कहने पर या विपक्ष के कहने पर नहीं कर रहा, वो तो अपराध जितने पंजीकृत हैं डेटा के आधार पर एनालिसिस हो रहा पूरा। और एफआईआर की संख्या आप देखेंगे तो पिछले साल से इस साल ज्यादा होती है, लेकिन उनके निस्तारण और उनके जो प्रक्रिया है कुछ मामलों में वो बहुत तेजी से होती है। और महिला अपराध के मामले में खास तौर पर पुलिस प्रशासन बहुत दुरुस्त रहता है, सरकार का निर्देश है, तो उनमें कहीं ना कहीं 12% की कमी देखी गई है। और ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आप, हम और या कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है। विपक्ष तो आप
आरोप लगाया, क्योंकि विपक्ष के लिए एक ये रिपोर्ट वो खराब है, क्योंकि अगर यही बड़ी होती, यही 1-2% बड़ी होती तो विपक्ष आसमान उठा लेता। और यहाँ तो महिला अपराधों की राजनीति पर ही विपक्ष अपनी रोटियां सेकता आ रहा है लगातार, जबकि तो नवीन जी 12% की कमी हुई है तो इसको आप बहुत अच्छी बात मान रहे हैं? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कहा कि ये बहुत हम खुश नहीं हो रहे हैं इसमें। हम खुश तब होंगे जब 12% की ही कमी हुई है, ये आप सोचिए। नहीं तो मैं यही सोच रहा हूँ, इसलिए सोचते हुए कह रहा हूँ कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सरकार इसको बेहतर करने का प्रयास करेगी। सरकार मिनिमाइज करने की कोशिश इसको कर रही है। हम तो चाहते कि 0% आए, लेकिन धीरे धीरे होगा। इस बार 12 है तो अगली बार 24%, फिर ऐसे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं तो आएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी अवेयर कर रहे हैं महिला अपराधों के बारे में, तो उससे उसका ये फल है, परिणाम है कि इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन ये कमी और तेज होनी चाहिए, जिसको हम करने के लिए आगे पूरी कोशिश कर रहे हैं। निशि जी बिल्कुल ठीक है नवीन जी, और ये सब देखने को मिलता है तभी क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहे हैं वो साफ दिखता है, और इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है क्योंकि सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है ये भी अपने आप में विषय बना रहेगा। अंकेश जी आपके पास आना चाहूँगी, इन डेटा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निशि जी, जैसे कि सभी को पता है कि भाई देवभूमि उत्तराखंड तो देवभूमि की उससे जानी जाती है, और देवभूमि में इस तरह के कुकृत्य वैसे होने नहीं चाहिए थे। जिस तरीके से लगातार जो महिलाएं हैं उनके प्रति उत्पीड़न के मामले देखिए आप, अपराध के मामले आप देखिए, चाहे वो पोक्सो में आप देखिए, जिस तरीके से निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। बाल अपराध आप देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला पिछले कई समय से बहुत उससे तैर रहा था। और जिसके बाद जहाँ तक बात है इन आंकड़ों की, तो मुझे लगता है कि ये वास्तविक आंकड़े नहीं हैं जो धरातलीय जो अभी NCRB ने निकाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं बताता हूँ, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ आज भी जो है, कई गांव ऐसे ज़िलों में कि जहाँ भी जो सुदूरवर्ती इलाकों में अभी थाने चौकियाँ नहीं हैं, वहाँ पे अभी जो है राजस्व पुलिस के अंतर्गत है। और राजस्व पुलिस जो है कई मामलों को जो है ऐसे टाल मटोल करके या फिर जो है कि आगे तक नहीं पहुँच पाती है बातें, और कहीं जो अभी जो दूरस्थ इलाके हैं उन जगहों तक मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने यहीं की बात बताऊं, छोटी सी जगह की, तो वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं अभी भी जो जहाँ पे जो है कि राजस्व पुलिस के अंतर्गत आते हैं वो, और वहाँ पे कोई छोटे से कुछ मामला हो भी जाता है, चोरी का मामला होता है या फिर महिलाओं के प्रति कोई अपराध का होता है या फिर उत्पीड़न का मामला आता है, या जो जिस तरीके से जो मामले आते हैं उनमें जो है कि महिलाएं कहीं तो क्या है कि वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, और जो सामने वाला जो पक्ष है वो जो है कि आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसके खिलाफ भी कई बार जो है उसको शिकायत करने में कई समस्याएं पैदा होती हैं। वहाँ तक पहुँचने में जो है रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है या उनकी नहीं सुनी जाती है या उन पर दबाव बनाया जाता है किसी न किसी रूप से। तो जो ये अपराध की जो जिस तरीके से अब अपराध तो कई स्वरूपों में आप इस वर्तमान में आप देखिए, इस प्रदेश में जो है अपराध जो है विभिन्न रूपों में, विभिन्न नए नए स्वरूपों में अब आ चुका है। ड्रग्स के रूप में आप देखिए, ड्रग्स की जो है इस पूरे प्रदेश में महिला अपराधों में ड्रग्स के इसका भी, नशा का भी बहुत बड़ा वो है, एक योगदान कहें या आप ये हमारा दुर्भाग्य कहें कि सरकार जो है इस पर जो है कहीं भी अंकुश नहीं लगा पा रही है इस प्रवृत्ति पे। और जब से इस प्रदेश में एक डेमोग्राफिक चेंज आया है, हाँ। और उसके बाद लगातार डेमोग्राफिक चेंज आने के बाद लगातार यहाँ पे अपराधों में जो है वृद्धि हुई है। और आज भी आप भले NCRB के इन आंकड़ों से सरकार खुश हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं जो है सत्यता नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस तरीके से इस प्रदेश में जहाँ हम देवभूमि बोल रहे हैं वहाँ तो होने ही नहीं चाहिए थे, पहले तो अपराध मुक्त प्रदेश होना चाहिए था। जिस तरीके से वर्तमान सरकार कहती रही है कि 0 टॉलरेंस की बात करती है, उसके बाद बोलती है कि भाई हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की हम बात करते हैं, लेकिन उस प्रदेश में इस तरीके के अपराध हों तो मुझे लगता है कि आज जो महिला जो मातृशक्ति है वो कहीं भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा मामला इससे पहले पूर्वत में अंकिता भंडारी का देख लीजिए आप। अंकिता भंडारी का जितना बड़ा प्रकरण हुआ उसमें संलिप्तता पाई गई किसकी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, RSS से संबंधित नेताओं की। और उनके खिलाफ आज देखिए ना, वो VIP का अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। वो VIP व्यक्ति जो है VIP कमरा हो गया। जब भी क्राइम की बात होती है ना, तो अंकिता भंडारी एक ऐसा केस है जिसका जिक्र हर एक मुद्दे पर होता है। बिल्कुल। और ये मुद्दे को
पूरी तरह से रिमार्केबल बना चुकी है ये सरकार। ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। और अंकिता भंडारी हमारी बेटी थी जिसको आज तक न्याय नहीं मिला। हो सकता है कल के दिन हमारी बेटी हो, उसके साथ भी इस तरीके की कुकृत्य हो और सामने वाला व्यक्ति इसी प्रकार का आर्थिक रूप से मजबूत और धनबल से धनाढ्य हो और सरकार का उसका पूरा अंकेश जी, मैं संरक्षण। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और सीधे पैनलिस्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय है कि आखिरकार किस तरीके से एनसीआरपी के डेटा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं चर्चा के लिए, सीधे उनका रुख करते हैं। और विजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर एनसीआरपी डेटा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है धरातल की स्थिति आंकड़ों से पूरी तरह से विपरीत है। देखिए, जो डाटा होते हैं वो डाटा तब डाटा निकलते हैं जब उनको सजा हो जाए, कितनों को सजा हुई है, कितनों, इस पर डाटा बनते हैं। लेकिन अगर आपने भी देखा होगा, पुलिस थानों में आप चले जाइए, क्या आपकी FRI का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे आप जाओ वैसे रजिस्टर पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। किसी भी 90% केसेज में एप्लीकेशन मांगते हैं, ये एप्लीकेशन दे दो, और फिर एप्लीकेशन में बाकायदा नेगोशिएशंस होते हैं। और अधिकांश पंचायतें होती है थानों में, हर जगह जो आपने देखा होगा, थाने, गांव के छोटे थाने, चौकियां हो चाहे थाने हो, वहाँ हर मामले में नेगोशिएशन होती है, पंचायत होती है। देखा यह गया है कि जहां जहां अगर आप FIR दर्ज कर लेते हैं तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फिर चार्जशीट देनी पड़ेगी, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। ये पुलिस के लिए मुफीद नहीं होता है। पुलिस के लिए ये होता है कि दोनों पार्टियों का हो, उसमें समझौता हो, उसमें पैसे लिए जाएं और खत्म हो जाए। उसका दूसरा पहलू ये है कि जब समझौते, पुलिस में जब क्राइम समझौतों से उसका हल होता है तो क्राइम और ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए बढ़ता है कि जो क्रिमिनल आदमी कहता है ठीक है पैसे दे देंगे, पुलिस अपनी है, ये सबसे बड़ा खतरा है। आप देख रहे होंगे किस लेवल पे क्राइम होता है और कितनी FIR दर्ज होती है। अभी पिछले समय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो एक उद्घाटन वो था मुंसिफ का उत्तरकाशी में, तो वहाँ चीफ जस्टिस आए थे, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने कहा साहब उसके एक रिक्वेस्ट करी कि साहब इसकी जो महिला उत्पीड़न के केस हाई कोर्ट में है वो 2-2 साल हो गए, वो समझ ही नहीं आए, इसलिए इनको फास्ट ट्रैक में करा जाए, कम से कम इसको तो सुनवाई तो हो। जब 2-2 साल तक हाई कोर्ट में पेंडिंग होंगे FIR में, तो जो क्रिमिनल है उसका और हौसला बुलंद होगा। और पुलिस के जब ये हाल है, आप देख लीजिए ना, पहाड़ के किसी भी इसमें देख लीजिए, जो बाहर से जमीनें खरीद के आते हैं वो रास्ते बंद कर रहे हैं, हर जगह जहाँ जहाँ करे वो मोटे आदमी वो सबको पैसा दे देते हैं। हाँ। कोई पुलिस कुछ नहीं करती है। दूसरी बात आप देखिए, जो ड्रग के मामले हैं, आप पहाड़ में देखिए, छोटे छोटे कस्बों में ड्रग ओपन दिख रहा है, वहाँ पुलिस थाने भी हैं। अरे हम कहते हैं कि अगर एक आदमी, एक लड़का है जो ड्रग लेता है, जब वो एक पक्षों पता है कि ड्रग कहाँ मिल रहा है, जब वो एक लड़का खरीद सकता है, 15-20 साल का, 25 साल का आदमी वो खरीद सकता है कि भाई वहाँ मिलता है, तो क्या पुलिस को पता नहीं है कि कहाँ मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि हर जगह छोटे छोटे कस्बों में है, आप पहाड़ के कस्बों में जाइए जहाँ की पॉपुलेशन 2000, 3000, 4000, 5000 है, उसके बीच में हम भी गए, जो होमगार्ड के PRD है ना, सबसे छोटा होता है कर्मचारी पुलिस का, उसको उंगली पे होता है उसके कि कौन ड्रग लाता है, कौन बेचता है, कौन कौन पीते हैं, और सब उनको। लेकिन जो थानेदार होता है, जो बड़े अधिकारी, उनको कुछ पता नहीं होता। ये सारा ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, और ये सारा इसमें एक नेक्सस होता है और पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं? लेकिन इसमें दुर्भाग्य की बात एक और भी है, अगर ये आंकड़े, क्योंकि आंकड़े तो तब होते हैं ना जब FIR दर्ज होगी, उसमें चार्जशीट जाएगी, उसमें सजा होगी, तब जाके आंकड़े बनेंगे ना। आंकड़े उनमें तो नहीं बनते ना, जो नीचे पंचायतें होती है उसमें नेगोशिएट होते हैं, पुलिस थानों में, यानी कि पहले रिजॉल्व कर दिया जाता है, पंचायत बिठाकर कॉम्प्रोमाइज करवा कर
कॉम्प्रोमाइज। और उसमें खतरा एक और है कि वो नीचे ग्राउंड लेवल पर क्राइम और तेजी से बढ़ते हैं। हाँ क्योंकि क्रिमिनल को भी पता है कि ठीक है यार, थाने में हो जाएगा, वहां नेगोशिएट हो जाएगा, कर लो। हाँ, नेगोशिएट उसको करके पता- अच्छा, कॉम्प्रोमाइज ये- हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और ये पुलिस के जो है, पुलिस के पक्ष में, पुलिस के उसको आगे बढ़ाना, चार्जशीट देना, इंक्वायरी करना, फिर गवाहों को लाना, ये तो बड़ी रिहर्सल है ना। हाँ इसमें पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा तो ठीक है। उसमें मिलेगा जो नेगोशिएट होगा, जो हाँ, पंचायत में नेगोशिएट होगा। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। दूसरी, बिल्कुल। आप ये अंकिता देखिए, अंकिता एक ऐसा इशू बन गया है, क्योंकि अंकिता के तो चलो सजा मिल गई, लेकिन जो वीआईपी था उस पे क्यों नहीं गया? हर जगह वीआईपी होते हैं, किसी जो भी क्राइम होता है उसके पीछे कोई वीआईपी होता है, चेहरे और होते हैं, पीछे कोई ना कोई होता है जो षड्यंत्रकारी होता है। जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, इसका आपने पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं कराया इनका? पता चल जाता कि कौन वीआईपी है। बिल्कुल। ऊपर लेवल तक, पुलिस के लेवल तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट ही नहीं हुआ। हाँ। क्यों नहीं हुआ? आप तो आम छोटे छोटे केसेज में पॉलीग्राफ पकड़ के, जो गरीब आदमी उसका पॉलीग्राफ 3-3 बार करवा लेते हैं, उसका क्यों नहीं किया? इनका करते तो वीआईपी, इसका मतलब वो वीआईपी इतना ताकतवर था जिसने पूरा सिस्टम को रोके और रखा। अभी तक वो नाम सामने नहीं आ पाया है, जिस वजह नहीं आ से पाया, हर नहीं एक आएगा। क्राइम की जब भी बात होती है तो अंकिता भंडारी एक ऐसा केस है जो हमेशा सबके सामने आता है, और इस पर संतुष्टि वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर नहीं आज हुई भी है। उसके माता पिता दर बदर की ठोकरें खा रहे अब हैं देखिए, और सरकार कितना- को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। कितना परेशान के माँ बाप को हुआ, उन्होंने तो आजीवन सजा उन्होंने भुगती है। बिल्कुल। वो रोते रहे, घर में खाना नहीं था। और दूसरी बात, ये हर इसमें वीआईपी पीछे है। जब तक वो वीआईपी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सत्ता में वो होता है, तो आंकड़े कहाँ से बनेंगे? आंकड़े तो ठीक है। कितना ही नीचे गिरा दो। अभी तो हाँ। जब ये आंकड़े ठीक गिरते है। हैं और जमीनों पे और ज्यादा करप्शन बढ़ता है। ठीक है इसका विजेंद्र मतलब जी। आंकड़ों तक नहीं जा रही है, वो नीचे बढ़ रहा है। और जब पुलिस थानों में नीचे करप्शन बढ़ता है तो और भी ज्यादा, वो और भी बीभत्स स्थिति होती है, क्योंकि सबको पता होता है। और पुलिस इसलिए वो आगे नहीं परस्यू करते हैं। वो कह रहा है साहब कौन इंक्वायरी ठीक करेगा, है। उसमें पैसा तो मिलेगा नहीं, इंक्वायरी करना है, फिर गवाहों को लाना है, फिर कोर्ट में धक्के खाने हैं, हमको टीएडी भी नहीं मिलता है पूरा, और जब मिलता है तो 2 साल बाद मिलता है। ये पुलिस की स्थिति है। तो ये ठीक है बड़ी विजेंद्र जी। खतरनाक स्थिति है। इसमें हमें ये सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं है कि आंकड़े घट रहे हैं, नीचे ग्राउंड पे क्या हालात है, पूरा पहाड़, पूरा ड्रग, आप छोटे जो बच्चे यहाँ उसको भी एग्जामिन करने की बेहद जरूरत है विजेंद्र जी, और यही बड़ा सवाल है। पूजा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा टर्म निकल कर आता है कि जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो पहले एप्लीकेशन फाइल कराई जाती है, एफआईआर से भी पहले। मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेशन ही फाइल कराई जाती है और उसके बाद सीधे नेगोशिएट कर लिया जाता है, पैसों का लेन देन करा दिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता है केस, और वही नए क्राइम्स को जन्म देता है और आगे जाकर उन क्राइम और उन क्रिमिनल्स को हौसले बुलंद करवाता है कि हाँ चल चौकी जाएंगे, नेगोशिएट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, 500 रुपए में पुलिस मान जाएगी। इस टाइप का माइंडसेट आजकल के क्रिमिनल्स के अंदर बन चुका है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े क्राइम को जन्म दे रहा है। निशी जी, पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक एचएनएन को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे एक विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर के बाहर जाके आज दोबारा थाली और ताली बजाइए, जैसे हमने कोरोना को भगाने के लिए की थी, क्योंकि बीजेपी का नंबर 1 है महिला अपराध के अपराध में। इनके सांसदों पे, इनके विधायकों पे, 55 विधायकों पे और सांसदों पे इनके महिला अपराध के जघन्य अपराधों के केसेस दर्ज हैं। ओके, अब मैं आपके दूसरे उस पे आती हूँ कि जो आपका कहना है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज तक सिचुएशन पहुंचती ही नहीं है निशी जी। मैम, आप किसी भी चौकी में, किसी भी थाने में जाकर देखिए, महिलाओं के प्रति पहले तो पुलिस वालों का रवैया देखे। उनकी पहली चीज होगी, ए बैठ वहां, चल भाग, जा यहाँ से। इस तरीके के शब्द वो यूज करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा है, और मुझे लगता है कि जब तक पुलिस वाले खुद महिलाओं की इज्जत नहीं करना शुरू करेंगे, तो आप कैसे सोचते हैं कि जिस आदमी ने अपराध किया उनके खिलाफ उसका कुछ भी हो सकता है?
अब रही बात इसकी कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो मेरा कहना ये है कि आप किसी चौकी, किसी थाने में चले जाइए, आपकी सुनवाई 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं होगी और मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपकी चौकी में, आपके क्षेत्र में मुकदमा दर्ज होता है तो वहां के एसएचओ पे सवाल आता है, वहां के थानाध्यक्ष पे सवाल आता है और वहां के सर्कल ऑफिसर पे सवाल आता है कि भाई ये इतने अपराध हो क्यों रहे हैं। तो जिस तरीके से रूलिंग पार्टी हर चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, वहां पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप मुकदमे ही न दर्ज कीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आपके आंकड़े ऑलरेडी कम हो जाएंगे। अब प्रत्यक्ष के प्रमाण मैं आपको बताती हूँ, मैं कोरोना काल से सड़क पे जानवरों को भोजन देती हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, उसी तरह से मैं भी एक सेवा का काम कर रही हूँ। मैं बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ, जो भी मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। मेरे साथ इतने अपराध हुए हैं, इतने अपराध हुए, मार पिटाई, गाली गलौज, आज तक एक थाने में, एक चौकी में मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह हाल तो मेरा है, जबकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो आप सोचिए, जो महिलाएं गांव की होती होंगी, जो सरल स्वभाव की होती होंगी, जो बोल नहीं सकती हैं, जो शर्माती हैं, वो तो शायद कभी चौकी थाने पहुंच भी नहीं पाती होंगी। और ये आंकड़े उनके हैं जो रजिस्टर होते हैं, जो लोग चौकी जाते हैं और मुकदमे कराते हैं। आप सोचिए, इतने सारे लोग हैं इस देश में जो कि शर्माते हैं। उनके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, छोड़ो छोड़ो, जाने दो बेटा, अपनी बेइज्जती होगी, जाने दो, हम मुकदमे ही नहीं करते, हम चौकी नहीं जाते। तो क्या उन आंकड़ों का कोई वो है, कोई उनका कोई डाटा है? नहीं है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोग जाते ही नहीं है, और जो एक व्यक्ति जाता है उसका मुकदमा ही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सारा पूजा जी, ये अपने फर्जीवाड़ा आप है। में बड़ी बात हो जाती है और इसको सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। एनसीआरबी के डेटा एग्जामिन करके सामने तो आते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। और मैं विश्व गुरु से पूछना चाहती हूँ, आप अपने इतना प्रोपेगेंडा पे पैसा खर्च करते हैं, आप ये बताइए, जितने विधायकों के, जितने एमएलए एमपीज के खिलाफ आपकी पार्टी में मुकदमे दर्ज हैं, उनमें कितनों को जेल हुई है, कितनों के केसेस में ठीक है, जवाब ले फाइनल लेते रिपोर्ट लगी हैं। है, नवीन जी कितनों यहीं के पर बैठे मुकदमे- हैं, जवाब देंगे वो। नवीन जी जवाब दीजिएगा। आप बताइए, आपने कितने कितने लोगों को जेल पहुंचाया है? जेल पहुंचाना किसी पार्टी या सरकार का डायरेक्ट काम नहीं होता। पार्टी कानून के मुताबिक अरे जेल पहुंचाना पार्टी का काम नहीं होता, आप लोग वहां तक पहुंचने ही नहीं हमारा देते। काम पूजा आप जी लोगों पार्टी को से hostile निकालना कर होता। देते। अगर कोई मैं आपराधिक बिल्कुल व्यक्ति आप पे पार्टी इल्जाम के लगा अंदर होगा रही तो हूँ। ठीक आप है, लोग पूरी जुडिशरी ठीक है, को आपकी बात influence कर सुन ली देते है, हैं। आपकी बात सुन ली पूजा जी। मैं समझ रहा हूं कि आप एक समाज सेवी हैं, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने जिस हिसाब से बताया कि मेरे साथ इतने अपराध हुए और आज तक कोई भी अपराध दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी तो हमारी सरकार ने 0 एफआईआर की व्यवस्था की है। आप कहीं से भी किसी साइबर कैफे से या अपने घर से अपराध दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसके बाद पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। एक तो मैं आपके सूचना के लिए बता दूं कि आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर अगली बार कोई नहीं सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद एसएसपी होते हैं और भी सारे पुलिस प्रशासन है, वहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप एप्लीकेशन दिया करें। दूसरा पॉइंट आपको लगता है मैंने एप्लीकेशन दूसरा नहीं पॉइंट दी आया होगी? था पटवारी क्या क्षेत्र बात कर रहे हैं होने, आप सर? पटवारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अपराध होते हैं, वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सर, पाती। तो मैं छोड़िए आपकी और जानकारी के आंकड़ों को लिए छोड़िए, आप ये मुझे बताना बताइए, चाहता जिन हूँ। 55 लोगों के खिलाफ जी मुकदमे मैं दर्ज हैं, आप उनके बोलेंगे, खिलाफ क्या आप हुआ? बोलेंगे, मैं वही तो आज बोलूंगा। तक पहले उनके अब खिलाफ क्या हुआ? आप उनको मैंने आपको बचाने बहुत पे लगे ध्यान से रहते सुना। हैं। आप पूजा जी तीनों को जवाब बचाने लेंगे, पे लगे जवाब रहते ले हैं। लेते हैं, आप लोग जवाब ले कानून लेते बदल हैं, देते सुनते हैं, सुनते हैं। लॉमेकर्स ऐसे हैं हमारे देश के, तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे कि हमें न्याय मिलेगा? नहीं, देखिए मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप जैसे जागरूक समाज सेवी इस देश में जजेस को मारा जाता है जो कि पूजा न्याय जी, के लिए आप लड़ते जैसे हैं। इस आप देश जैसे में जागरूक समाज सेवी भी हैं इस और देश में सरकार और इनोसेंट सरोकार लोग दोनों काम जेल में करते हैं। हैं। इस देश में उमर खालिद जैसे लोग जेल में हैं, जिनकी 5 साल में हाँ, एक रिव्यू भी ठीक है। नहीं हुआ है, एक कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल से वो जेल में, ठीक उनको है, एक बेल कमेंट नहीं ले मिल लेते रही हैं है। ना, समय जा रहा है, समय जा रहा है। पूजा जी जवाब नहीं मिल पाएगा आपके जी। सवाल का फिर। पूजा जी, एक तो मैंने बात की कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई एफआईआर आपकी दर्ज ना हो, कुछ ऐसा हो, तो आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या सीधे एसएसपी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। और कोई भी अपराध जब पुलिस को बताया जाता है तो मौखिक नहीं बल्कि एक तहरीर के तौर पर दिया जाता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है।
तीसरा एक पॉइंट आया था कि पटवारी क्षेत्र बहुत बड़ा है उत्तराखंड में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 1983 गांवों को पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते किया है। और एक बात और आ रही थी, यहां पर डेमोग्राफी चेंज होने के बाद बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए हमारी सरकार ये कहती है कि डेमोग्राफी को चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और हमारी सरकार उसको काबू करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। आपने देखा भी होगा, कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर सरकार ने उसको रोका, प्रत्यक्ष तौर पर अपराधी भागे और कुछ लोगों को जेल के अंदर भी डाला गया। तो मैं समझता हूं कि इस तौर से सरकार पूरी तरह से कर रही है और पुलिस को प्रशिक्षण देने से लेकर महिला अपराध को रोकने के लिए विशेष कक्ष बनाने से लेकर बच्चों में अवेयरनेस से लेकर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। उनका परिणाम धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन और इससे तेजी से आएगा, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा तेजी से आएगा क्योंकि सरकार इसमें बहुत काम कर चुकी है। तो उनके निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे। ठीक है अंकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, कमेंट चाहूंगी आपसे। एनसीआरबी का डेटा 2024 की रिपोर्ट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, 2025 की अभी बाकी है। ये ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? आखिरकार जमीनी हकीकत से क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? जी वैसे तो वास्तविक रूप से मैं बात करूं तो ग्राफ तो वैसा होना ही नहीं चाहिए था। ये घटना और बढ़ने की बात तो इस प्रदेश में होनी नहीं चाहिए जिस तरह से देवभूमि है और जिस तरीके से वर्तमान सरकार सत्ता में बैठी हुई है, सत्तासीन सरकार, उसके द्वारा जिस तरीके से पहले भी पूर्वत में नारे दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बीच में आपने एक प्रोग्राम चलाया था, उस दिन मैं भी आया था डिबेट में आपके साथ, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जी। तो इसका भी वही हश्र होने वाला है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो हश्र हुआ है। और हश्र यदि नहीं होता तो आज हम शायद इस प्रोग्राम में नहीं बैठे होते। एनसीआरबी की रिपोर्ट के लेके हम बात नहीं कर रहे होते, हम अपराध की बात नहीं कर रहे होते इस प्रदेश में। जब जो सत्तासीन सरकार है वो बात करती है अपराध मुक्त प्रदेश की, लेकिन हम आज अपराध पे हम बात कर रहे हैं और पीठ थपथपा रही सरकार की भाई हम 7वें नंबर पे हैं। किस बात के लिए? आप इस प्रदेश में जहां आप अपराध मुक्त की बात करते हैं और आप इस 12% की कमी के लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं इस प्रदेश में जहां आज भी जो है राजस्व पुलिस जो है अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं कर रही है। दूसरी बात जो रेगुलर पुलिस है वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर रही। चाहे चौकियों में जाओ, थाने में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, आप रिपोर्ट लिखने के बाद भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। और कई जगह तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही है। जैसे मेरे पूर्व और प्रवक्ताओं ने भी कहा कि भाई इस प्रकार की ये वास्तविक बात है। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है धरातल में जाकर के कि एक महिला मेरे पास कई बार आई हूँ, तब जाकर के कहीं जब उस पर दबाव बनाया गया चौकी में जाकर मैं पर्टिकुलर गया वहाँ पे, तब जाकर के कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सुनवाई हुई है। तो इस तरीके के हो सकता है कई लोग होंगे, कहीं और भी होंगी जिनको पता ही नहीं है कि कैसे जाना है, किस प्रकार से देने हैं, किस प्रकार से। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार जो है रिस्ट्रिक्टली उन जो वर्ग जो धरातलीय रूप जिन्होंने देखनी कानून व्यवस्थाएं सुधारनी, उन लोगों पे जो है दबाव बनाए, काम करे पर्टिकुलरली और जाकर के ये अपराध को जो है अपराध मुक्त उत्तराखंड जो देवभूमि है उसको बनाए। क्योंकि जिस प्रकार से आज अपराध की दर बढ़ी है लगातार, इसमें बढ़ोतरी पिछले कई सालों से देख रहा हूँ मैं, पिछले 5-6 सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को देख करके सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन वो वास्तविक और धरातलीय रिपोर्ट नहीं है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैं उसी बात पे हूँ। ठीक है अभिषेक जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। निशी जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए और खुद आप भी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि कोई भी लगभग इससे वाकिफ नहीं रखता है, इत्तेफाक नहीं रखता है कि वाकई में ये सत्यता है। क्योंकि सरकार की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ठीक है, आप ये देखिए कि जब यहाँ पे समाज सेवी सब लोग बैठे हुए हैं, या अंकेश भंडारी जी हैं, मैं भाई नवीन प्रसाली जी की बात का एक पक्ष ले रहा था। उन्होंने बोला कि 12% की कटौती कमी आई है। हाँ। तो ठीक हुआ, निसंदेह कमी आई है और हम इस कमी को चाहेंगे कि यह 100% कमी हो, लेकिन अपराध किस स्तर पे हो रहा है, वाकई में क्या हम अपराध को पीछे छोड़ रहे हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है। ये हमें देखना चाहिए और पार्टी से हट के अगर हम इंसान हैं तो वाकई में अपराध मुक्त ये देवभूमि होनी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ
बातचीत करने के लिए और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है और अपने आप को 19वें पायदान पर यहाँ पर देख पा रही है, लेकिन बाकी पायदानों का अगर जिक्र किया जाए तो बेहद भयावह है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड अगर देखा जाए तो जनसंख्या के माध्यम से बहुत कम यहाँ की जनसंख्या है और बाकी राज्यों की जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन अपराध की श्रेणी में अगर उसमें भी उत्तराखंड इस तरीके से इस पायदान पर खड़ा होता है तो ये चिंता का विषय है और उत्तराखंड को फिर किसी से कम नहीं समझा जा सकता, जो कि अपने आप में और भी ज्यादा चिंता का विषय है। सरकार को एनसीआरबी के डेटा को एक एज अ नेगेटिव पॉइंट लेकर अपने कार्यों पर नजर रखने की बेहद जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।